हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुग़ल काल की चित्रकला का पार्ट थर्ड। ये वीडियो रहेगा मेरा 2 पार्ट्स मैंने बना लिए हैं, जिसमें मैंने मुग़ल काल की चित्रकला का इतिहास के बारे में बात किया था। फर्स्ट पार्ट में ईरानी कला कैसे, मुग़ल काल की कला कैसे भारत में प्रादुर्भाव हुआ, किस क्षेत्र से वो प्रादुर्भाव होकर भारत में आई थी। तो ईरानी कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ था और भारतीय कला में वो मिक्स हो गई थी आकर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ऐसे बात किया था। सेकंड पार्ट में हमने बात किया था कि हुमायूं और बाबर के बारे में। उसके बाद हम अभी जब बात करते हैं अकबर कालीन चित्रकला के बारे में, पिछले वाली वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चंस अकबर के चित्रकला से थी, जिसमें हमने देखा था कि अकबर की जो चित्रकला थी वो कितने भागों में विभाजित थी, 4 भागों में विभाजित थी। तो इसमें हमने बात किया था कि भारतीय कला और ऐतिहासिक और व्यक्ति चित्र, छवि चित्र जिसको कहते हैं व्यक्ति चित्र, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकबर काल की चित्रकला के चित्रित ग्रंथों को। ठीक है, तो अब हमारा कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी भी अकबर के काल से ही चलेंगे। अकबर का काल थोड़ा लॉन्ग है, इसमें बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारी चित्रित प्रतिलिपियां हैं, चित्रित ग्रंथ हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम अकबर का ही चल रहा है, ये 20 MCQs अकबर के काल से ही आएगा। और उसके बाद भी अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, अभी कलाकारों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अकबर की जो कला की जो मेन विशेषताएं थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं भी मुग़ल काल की जब हम चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं तो मे बी इसका काफ़ी लंबा MCQs का सीरीज़ चलेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस करके मे बी 10 MCQs बन जाएं या 20 MCQs बन जाएं, आई डोंट नो। बट आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं धीरे धीरे ये पूरा चैप्टर कवर कराऊंगी। बहुत ही लॉन्ग है ये वाला चैप्टर, मुग़ल काल की चित्रकला। तो हम लोग बात करेंगे, पूरा डीप स्टडी करेंगे इसको। तो आप मेरे चैनल से बस जुड़े रहिएगा, और जिन्होंने पहली बार देखा हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलती रहेगी और हम एक एक करके पूरे टॉपिक को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। और उससे पहले मैं बोलूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शाहनामा नामक चित्रित ग्रंथ की एक प्रति कहाँ पर सुरक्षित है। पिछले चैप्टर में हमने शाहनामा के बारे में बात किया था कि वो एक ईरानी राजाओं का इतिहास पे काव्य बना हुआ है, जो कि जामी कवि के काव्य का ही एक भाग संकलित है। अब ये क्वेश्चन है कि शाहनामा नामक चित्रित ग्रंथ की एक प्रति जो है वो कहाँ पर सुरक्षित है। ऑप्शन में दिए है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, आगरा संग्रहालय, चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन, बोस्टन संग्रहालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चेस्टर बेट्टी संग्रहालय। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। ये जो शाहनामा है ये ईरानी राजाओं का इतिहास रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, चित्रकार मंसूर किस चीज़ का किस चीज़ में बनाने में पारंगत था, किस चीज़ का चित्र बनाने में ज़्यादा पारंगत था। ठीक है, तो जो मंसूर था वो व्यक्ति चित्र, सभी चित्र, पक्षियों के चित्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों के चित्र। मंसूर जो था वो पशु पक्षियों के चित्रों को बनाने में काफ़ी महारत हासिल था उसको, वो प्रसिद्ध था अकबर के काल में पशु पक्षियों के चित्र को बनाने के लिए। ठीक है, इसमें जो एक बाबरनामा था उसमें उन्होंने युवा मंसूर ने काफ़ी पशुओं के सुंदर रेखांकन किए हैं, और इसकी जो प्रतियां थी अलग अलग जगहों पर बाबरनामा की सुरक्षित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड देखेंगे। मुग़ल कालीन पुस्तक दाराबनामा कहाँ पर संग्रहित है। ठीक है, जो दाराबनामा था वो कहाँ पर संग्रहित है ये पूछा है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन, सालार जंग संग्रहालय या इनमें से कोई नहीं। मुग़ल कालीन जो प्रसिद्ध पुस्तक है, यहाँ पर यह प्रसिद्ध होना चाहिए था, मुग़ल कालीन प्रसिद्ध पुस्तक दाराबनामा इस समय जो संग्रहित है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है।
ये जो दाराबनामा है ये 1585 टू 90 मीन्स 1585 से 90 के बीच में बनी थी। ओके, और इस प्रति में जामी कवि की कविता का एक भाग है। कवि की कविताओं को भी यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब अकबर कालीन चित्रित प्रतिलिपियाँ, कृतियाँ तैयार होती थी, पुस्तकें तैयार होती थी, तो इसमें कई तरह के लोगों का काम होता था। कुछ कवि का काम होता था, कुछ जो इलस्ट्रेशन के लिए वर्क करते थे, मीन्स रिटन वर्क करते थे, उनका एक अलग काम होता था। फिर चित्रों को बनाने में चित्रकारों का काम होता था। तो एक पोथियों में बहुत सारे कलाकारों का, कवियों का और इलस्ट्रेशन करने वालों का काम होता था, और इसमें अकबर के काल में लाखों रुपए खर्च करके वो एक एक पुस्तक को बनवाता था। और अकबर अपने राज्य में बहुत सारे कलाकारों को संग्रह देता था, और अपने उसने कई जगह अपनी एग्जीबिशन हॉल्स बनाए, जो चित्रकला के केंद्र बनाए, जो कि आगरा में थे, फतेहपुर सीकरी में थे और दिल्ली में थे। तो इस तरीके से उसने कई कलाकारों को कई जगहों पर रख कर किसी को अध्यक्ष बनाता था, उसका इस तरीके से काम करवाता था और सचित्रित प्रतिलिपियों को तैयार कराता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जोग बहिस्ते। जोग बहिस्ते नामक प्रति 1602 ईस्वी की तिथि युक्त सचित्र प्रति है। यह कहाँ पर संग्रहित है? वैसे तो इस जो अकबर काल में बहुत सारे चित्रित पुस्तक हैं जो कि आप बुक में आप देख सकते हैं, बट मैंने जो इम्पोर्टेंट समझा उसको सारे बुक्स को मैंने इसमें शामिल करने का कोशिश किया, और क्वेश्चन ऐसे बनाए कि वो सारी चीज़ें आपको आ जाएं कि वो कब बनी है, कहाँ बनी है और कहाँ पर सुरक्षित हैं, और अगर कलाकार का नाम उसमें है कि किसने उसको लिखा है तो मैं उसको भी इन्वॉल्व कर रही हूँ कि किसने उसको तैयार किया है। तो मैं वन लाइनर क्वेश्चन के बजाय इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको सारी चीज़ें बताने का पूरा प्रयास कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे ना और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना होए। ठीक है, तो जोग बहिस्ते नामक जो प्रति थी वो 1602 ईस्वी में तिथि युक्त सचित्र प्रति थी। ये मैं एक वर्ड भी छोड़ना नहीं चाहती इससे कि क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें यही वाला वर्ड पूछ ले जो मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि सारे शब्दों को इसमें इन्वॉल्व करूँ कि क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो जोग बहिस्ते नामक प्रति जो 1602 ईस्वी की तिथि युक्त सचित्र प्रति है, यह कहाँ पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन, सालार जंग संग्रहालय या चेस्टर बेट्टी संग्रहालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चेस्टर बेट्टी। यहाँ पर डी होना चाहिए था। चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित है। और इसमें जो एक प्रसिद्ध चित्र है वो एक रात्रि में राक्षसिनी का एक राजा का से साक्षात्कार करते हुए चित्र है। ठीक है, तो ये जो जोग बहिस्ते है, इसमें जोग बहिस्ते से आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा कि एक प्रसिद्ध चित्र इसमें है जो कि रात्रि में एक राक्षसिनी का राजा के साथ एक साक्षात्कार है। ठीक है, अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ बहारिस्तान जामी कब चित्रित की गई थी? बहारिस्तान जामी कब चित्रित की गई थी? 1550, 1560, 1570, 1595 में। तो बहारिस्तान जामी जो है यहाँ पर बहारिस्तान जामी ये 1595 में चित्रित की गई थी। अकबरकालीन चित्रित है बहारिस्तान जामी। ये इस समय बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का खानसा नामक चित्रित ग्रंथ कहाँ पर संग्रहित है? अमीर खुसरो का खानसा नामक जो चित्रित ग्रंथ है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी नई दिल्ली, लंदन, सालार जंग संग्रहालय या वॉल्टर्स आर्ट गैलरी वॉल्टेम्योर। ओके, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वॉल्टर्स आर्ट गैलरी वॉल्टेम्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में चित्रित नल दमयंती कथा कहाँ पर संग्रहित है? नल दमयंती की कथा कहाँ पर संग्रहित है? ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन, सालार जंग संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नल दमयंती की जो कथा है वो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में संग्रहालय में सुरक्षित है। राइट आंसर इज बी,
ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन में। अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ तूतीनामा में किस विषय का वर्णन है? तूतीनामा का जो सृजन हुआ था 1560 में, 1560 से 1568 तक, 1560 to 68 तक हुआ था। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया है कि यक्ष और किन्नर की आकृतियों का तूतीनामा में किसका हुआ था चित्रण? यक्ष किन्नर आकृतियों का, तोते का प्रेमालाप, या मुगल शासकों की कथा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से ये सभी को पता होगा कि तूतीनामा तोते का प्रेमालाप से चित्रण किया गया है। तोते का प्रेमालाप का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तूतीनामा तोते का प्रेमालाप। ओके, इसका टाइम पीरियड 1560 to 68। कहा जाता है कि इसमें 103 चित्र हैं। ठीक है, 103 चित्र हैं और सन 1330 के आसपास तूतीनामा की कथा ईरान में काफ़ी प्रचलित थी और उसी का मुगलिया रूप तूतीनामा है। ठीक है, तो पहले ये ईरान का था, बाद में मुगल में इसको चित्रित करवाया गया और इसका मुगलिया रूप तूतीनामा है। इसके चित्रण में हमजानामा वाले चित्रों के समान है। हमजानामा का जो चित्रण हुआ था, जो कि महाभारत के काव्य पे आधारित है, उसके जैसा ये चित्रण हुआ है इसमें। और वस्त्र जो है वो प्राकृतिक एवं वास्तु का अंकन हमजानामा से काफ़ी साम्य रखता है। मतलब ये हो सकता है कि जो कलाकारों ने हमजानामा में चित्रण किया है वही कलाकार तूतीनामा में चित्रण किए होंगे। ठीक है, इनमें से कौन अकबरकालीन चित्रकार नहीं था? बसावन, दसवंत, इकबाल या नानक राम। ठीक है, तो आपको बताना है ये इनमें से कौन सा कलाकार था जो अकबर के काल का नहीं है। ठीक है, तो इसमें है राइट आंसर इज डी, नानक राम। बसावन, दसवंत और इकबाल ये तीनों अकबरकालीन चित्रकार हैं और ये जो एक कलाकार है नानक राम, ये राजस्थानी कला का है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, नानक राम, कंफ्यूज नहीं होना है, सारे के नाम लगभग ऐसे ही होते हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नानक राम को अकबरकालीन चित्रकार नहीं हैं, ये राजस्थानी कलाकार हैं। ठीक है, और जब तूतीनामा का चित्रण हुआ था तो उसमें कुछ कलाकारों के नाम अंकित हैं, जिसमें बसावन, दसवंत और इकबाल के नाम पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। दीवान-ए हाफिज़ की प्रति किस मुग़ल शासक के संरक्षण में बनी थी? अब हम बात कर रहे थे कि कुछ कलाकृतियाँ थी, कुछ जो सचित्र पोथियाँ थी उसको बाबर ने बनवाया था, फिर उसके बाद हुमायूं, अकबर और जहांगीर ने भी बनवाया है। तो यहाँ पर बाबर, हुमायूं, अकबर या इनमें से कौन है जिसने दीवान-ए-हाफिज़ की प्रति बनवाई थी और संरक्षण उसको दिया था? तो यहाँ पर अकबर हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने बहुत सारी कलाकृतियों की और बहुत सारी चित्रित प्रतिलिपियों का अनुकरण करवाया था और बहुत सारे काव्य को और बहुत सारे ग्रंथों को अपने भाषा में कन्वर्ट करवाया था और उसके बाद उसको चित्रित करवाया था। तो दीवान-ए-हाफिज़ भी इसी तरीके का एक ग्रंथ था जिसको उसने करवाया था। दीवान-ए-हाफिज़ जो था, हाफिज़ शिराजी की शेर शायरी की पुस्तक थी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बुक था, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी तो और समझ में आ जाएगा। दीवान-ए-हाफिज़ जो था वो शेर व शायरी से जुड़ा हुआ था और इसमें क्या था कि बहुत सारे जो सल्यूशन होते हैं वो दिया गया था। मतलब कोई भी प्रॉब्लम का आप उसको आंख बंद करके उस पर वो अगर फिंगर रखते थे तो उसमें से एक दोहा निकलता था और वो दोहा जो होता था वो उस समय के सिचुएशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से होता था। एक इसी तरीके से रचना है, एक कहा जाता है कि इस ग्रंथ में बड़ी समस्याओं का निदान लिखा है। यहाँ पर एक शहजादी का हार चोरी हो जाता है, फिर उसने रात में दीवान-ए-हाफिज़ को खोला और शहजादी ने अपनी आँख को बंद करके उंगली को ग्रंथ पर रखा। फिर उसके बाद उसकी एक दासी होती है, वो मोमबत्ती लेकर उसको बुलाया गया और शेर पढ़ा गया। तो शेर में लिखा हुआ था कि चोर भी कैसा है, क्षमा को उठाए है। तो हार जो दासी थी वो जो कैंडल लेके खड़ी हुई थी, मोमबत्ती को लेकर खड़ी हुई थी, उसके
सिचुएशन पे ये मैच कर रहा था। तो बाद में इस जो प्रॉब्लम था इसका सोल्यूशन यही निकला कि वो दाशी ने सचमुच में उस हार को चुराया था। तो इस तरीके से बड़े ही फ़नी चीज़ों में वो दीवाने हाफिज़ जो था वो बताया गया था और दोहे के रूप में वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वहाँ पर ढूंढा जाता था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। दीवाने हाफिज़ अकबर के काल का चित्रित ग्रंथ है और ये ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन में रखी गई है। दीवाने हाफिज़, ठीक है, इस तरीके से याद रखने के लिए दीवाने हाफिज़ शिराजी, ये शेर शायरी की पुस्तक है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैं 2-3 बार इसको बोल रही हूँ। दीवाने हाफिज़ शेर और शायरी की पुस्तक है। शेर और शायरी से आप दोहा और शेर याद कर सकते हैं और एक चीज़ याद कर सकते हैं कि चोर भी कैसा है क्षमा को उठाए है। ठीक है, तो इससे दासी जो होती है, चोर होती है, जिसने हार चोरी किया था, उसको उससे सल्यूशन मिल जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि इसी दासी ने चोरी की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवर सुहेली भारतीय कथाओं के किस ग्रंथ का अनुवादित ग्रंथ है? महाभारत, रामायण, पंचतंत्र या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अनवर सुहेली जो है वो भारतीय कथाओं के, जो अकबर के काल में हमने 4 भागों को पढ़ा था। पहला था अभारतीय, दूसरा था भारतीय, तीसरा था ऐतिहासिक, चौथा था व्यक्ति। तो जो दूसरा भारतीय शैली था, भारतीय कथाओं पर चित्रित ग्रंथ था, वो यहाँ पर अनवर सुहेली हो जाता है। अनवर सुहेली जो था वो पंचतंत्र पर आधारित था। पंचतंत्र जो भारत की जो लोक कथाएं हैं उनके ऊपर आधारित थी। ठीक है, तो पंचतंत्र के आधार पर अनवर सुहेली भारतीय कथाओं के किस ग्रंथ का अनुवाद था? पंचतंत्र का अनुवादित ग्रंथ अनवर सुहेली। ये भी अकबर के शासनकाल में चित्रित किया गया था और 1598 में इस ईस्वी लाहौर में चित्रित की गई थी। 1598 में ये लाहौर में चित्रित की गई थी और इसमें 27 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। 16 कलाकारों के इसमें नाम मिलते हैं, जिसमें बसावन, जगन्नाथ, फारूक, चेला, धर्मदास, मुकुंद, मिस्किन, महेश, जगन्नाथ, नंद, खालिया, कांवला, मनोहर, लाल, शंकर, माधव और अवंत, ये सारे कलाकारों का नाम इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह ग्रंथ भारतीय पंचतंत्र का फारसी ईरानी संस्करण है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने के लिए मैंने नोट यहाँ पर लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अयार-ए-दानिश। अयार-ए-दानिश नामक चित्रित ग्रंथ अकबर ने किस विषय पर बनवाया था? अयार-ए-दानिश जो था वो किसके विषय पर बनवाया था? ऑप्शन देख देते हैं। पशु पक्षी के किस्से कहानियों, तोते की कहानी, राजा रानी की कहानी, दरबारी ठाट बाट की कहानी। अयार-ए-दानिश जो था वो पशु पक्षियों के किस्से कहानियों से जुड़ा हुआ कहानी का ग्रंथ था। ठीक है, पशु पक्षियों के किस्से कहानी वाले ग्रंथ का एक अन्य अनुवाद अबुल फजल ने कलीला दमन भी एक था। अयार-ए-दानिश और कलीला दमन जो था वो बनवाया था। ठीक है, तो इसमें जो अयार-ए-दानिश है वो एक कलीला दमन के आधार पर करवाया था और अयार-ए-दानिश काफ़ी विख्यात ग्रंथ हुआ है और इसका जो टाइम पीरियड था वह 1588 में बनवाया था। 1588। ठीक है, कौन सा ग्रंथ? अयार-ए-दानिश और कलीला दमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में महाभारत का फारसी में रूपांतरण किया गया था, उस ग्रंथ का नाम क्या था? अयार-ए-दानिश, हमजानामा, रजबनामा और इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत का जो अनुवाद हुआ था वो किस में हुआ था? आप लोग एक बार ज़रूर मेरे से पहले टिक कर दिया करिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। वो था रजबनामा। राइट आंसर इज सी, रजबनामा। ये एक महाभारत का फारसी रूपांतरण था। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर दरबार का संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। बदायूनी का हमने बात किया था, जिसको हमने बैक में बात किया था। जो लोगों ने मेरी वीडियो देखा होगा वो बदायूनी का रहने वाला था। बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, वो अकबर के दरबार में था और उसका जो नॉलेज था वो बहुत ही ज़्यादा था। वो अरबी भी जानता था, फारसी भाषा भी जानता था और संस्कृत का भी विद्वान था। उसने महाभारत से उसको फारसी में रूपांतरण करवाया था। महाभारत का फारसी अनुवाद रमचनामा के नाम से इसी के द्वारा हुआ था, जिसको पूरा करने में 1 वर्ष लगा और 1582 में 1582 में रजबनामा का
चित्रण हो गया था फाइनली 1582 में। ओके, याद रखिएगा इसको। इसकी 2 प्रतियां थी। पहली प्रति मोहम्मद शाह ने महाराजा सवाई जय सिंह जयपुर को भेंट कर दी थी और दूसरी प्रति अब यह प्रति जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में संग्रहित है और दूसरी प्रति कहाँ पर है? ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। रज्मनामा को कौन कौन से कलाकारों ने चित्रित किया था? ठीक है, रज्मनामा जो था उसको जो कन्वर्ट तो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने, पर इसको चित्रित करने वाले कलाकार कौन कौन से थे? ठीक है, तो कलाकार जो थे वो बसावन, लाल, तुलसी, मिस्किन, दसवंत, ये सारे के सारे कलाकार इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें कर्नल TH हैंदले ने अपनी पुस्तक में रज्मनामा के 148 चित्र छापे थे और बसावन इन लोगों के ग्रंथ को चित्रित किया था। बसावन, लाल, तुलसी, मिस्किन और दसवंत ने इस रज्मनामा को चित्रित किया था। इसमें कितने चित्र मिले थे? 148 चित्र मिले थे। कलीला दिमना किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? कलीला दिमना भी रामायण, महाभारत, गीता, ये भी महाभारत का अनुवाद है। ठीक है, तो रज्मनामा और कलीला दिमन महाभारत का अनुवादित ग्रंथ है। महाभारत को कई ग्रंथों में अनुवादित किया गया है फारसी में। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हैं। रज्मनामा है जैसे चंगेज़नामा, जफरनामा और कलीला दिमना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का शाही पुस्तकालय किन 3 विभिन्न बड़े नगरों में स्थापित रहा? अकबर ने अपने राज्यकाल में बहुत सारे पुस्तकालयों का निर्माण किया, स्थापित किया और उसको कहाँ कहाँ पर स्थापित किया ये आंसर बताना है। इसने आगरा, दिल्ली, लखनऊ या जयपुर, आगरा, दिल्ली, लाहौर या आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा, दिल्ली और लाहौर। राइट आंसर इसका सी है, आगरा, दिल्ली और लाहौर। ठीक है, तो अकबर ने 1558 से 1572 ईस्वी तक आगरा में, फिर 72 से 85 तक 1572 से 85 तक फतेहपुर सीकरी में और उसके बाद 85 टू 1601 में 1 में लाहौर में। ठीक है, और उसके बाद 1603 से 1605 तक आगरा में चित्रशालाएँ स्थापित की थी। अकबर की शाही पुस्तकालय भी 3 विभिन्न बड़े शहरों में स्थापित रही हैं, आगरा, दिल्ली और लाहौर। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में भी हुई थी इस वजह से। तो बड़े शहरों में आगरा, दिल्ली और लाहौर ही होता है। अकबर ने एक कला निकेतन की स्थापना की थी जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? अकबर ने एक कला निकेतन की स्थापना की थी जिसको हम उसको स्टूडियो कह सकते हैं अकबर का, या प्रदर्शनी का हॉल कह सकते हैं, या कलाकारों के काम करने का जगह कह सकते हैं। तो इसको एक कला निकेतन का नाम दे दिया था अकबर ने। तो उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? बसावन, दसवंत, अब्दुल समद सिराजी या मीर सैयद अली जुदाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल समद सिराजी। ओके, राइट आंसर इज सी, अब्दुल समद सिराजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखा है? इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी को दसवंत, बसावन, अबुल फजल या मुकुंद लाल ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ये एक जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज में ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आईने अकबरी में अबुल फजल ने अकबर की चित्रशाला में कितने कलाकारों के विषय में लिखा है? आईने अकबरी की वजह से हम अकबर के टाइम का जो शासनकाल था, कलाकृतियों का एक स्थान था, कलाकार का एक जो नाम कह सकते हैं, सारे कलाकारों के बारे में, राजा के बारे में, कलाकृतियों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है। ये मुग़ल शासन की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हमें मिलती है। तो अगर मुग़ल टाइम का कुछ भी आपको जानना हो तो आईने अकबरी आप पढ़ सकते हैं। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने अकबर की चित्रशाला में कितने कलाकारों के विषय में लिखा है? 100 से अधिक, 50 से अधिक, 20 कलाकारों के बारे में या 13 हिंदू कलाकारों के बारे में?
तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। 100 से अधिक कलाकारों के बारे में आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ये काफ़ी लंबी चौड़ी चित्रित ग्रंथ थी और इसमें अकबरकालीन चित्रकार के बारे में, चित्रकला के बारे में सारी चीज़ों में आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसने कहा था कि इसमें हिंदू कलाकार काफ़ी थे अकबर के शासनकाल में, और उन्होंने 13 चित्रकारों का नाम भी गिना दिया था, जिसमें वो कहते थे कि वो जो हिंदू कलाकार थे 13 वो विश्व के श्रेष्ठ चित्रकारों से टक्कर ले सकते थे, जिसमें ये मुकुंदलाल मिस्किन, फारूक बेग, जगन्नाथ, अब्दुल समद, ये सारे कलाकार, मीर सैयद अली सांवला, ठीक है, तो ये सारे कलाकारों को उन्होंने गिनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसावन के बारे में हम बात करेंगे। अब हमने बात कर ली चित्रित पोथियों के बारे में, काफ़ी कुछ हो गया चर्चा। अब हम आगे जो भी क्वेश्चन बनाएंगे कुछ वो कलाकारों के बारे में होगा। तो बसावन के बारे में एक क्वेश्चन अभी ये है, ये 20 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस MCQ का। बसावन मुगल काल की कला में किसके शासनकाल में कलाकार था? ऑब्वियस, ये हम अभी अकबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो बसावन भी अकबर के काल का कलाकार रहा है और वो एक बहुत ही प्रतिभावान चित्रकार था और उसको 16वीं शताब्दी के भारतीय चित्रकारों में महत्वपूर्ण कलाकार माना जाता था और कहा जाता था कि उसको दसवंत के बाद दूसरा कलाकार एक बहुत ही जो कहते हैं ना कि अच्छा चित्रकार माना जाता था, तो उसको दसवंत से भी अच्छा चित्रकार मानते थे। ठीक है, अबुल फजल के आईने अकबरी में बसावन की बहुत प्रशंसा हुई थी। ठीक है, बसावन की जो मेन जो टेक्निक थी, चित्रण करने की शैली थी, उसकी बहुत सारी जो झांकियाँ थी वो प्रस्तुत किया था उसने। भारतीय जीवन की बड़ी ही सुंदर और विविध झांकियों को उसने अपने चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया था। मीर सैयद अली और अब्दुल समद की देखरेख में मुगल शैली चल रही थी, तब बसावन ने इस दल में प्रवेश किया था और इसने राजमनामा, बहारिस्तान जामी, दराबनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में बसावन ने चित्रित किया था। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जितने भी अकबर के काल के बहुत सारे चित्रित ग्रंथ थे उसमें इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था बसावन का। तो बसावन ने अपनी जितनी भी जो उनके टाइम पीरियड में जितने भी चित्रित ग्रंथ बने उसमें इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। ठीक है, इसके जो चित्र होते थे लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने काम किया और 200 से ज़्यादा चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। अनुमान लगाया जाता है कि 200 से भी ज़्यादा चित्र इन्होंने बनाए थे। ठीक है, इस तरीके से बसावन को मुगल काल की पृष्ठिका में एक महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा 20 MCQs। अभी 20 MCQs मेरा और आएंगे। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही टाइम लगेगा इसको बनाने में, तो मैं एक के बाद एक एवरी वीडियोज़ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराती जाऊँगी। और जो लोग पहली बार 3rd नंबर का पार्ट देख रहे हों उन्हें 1st, 2nd अगर देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और लिंक, एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 1st, 2nd पिछले मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे करके जितने भी पार्ट होंगे उस प्लेलिस्ट में मिलते हुए चले जाएंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव करके रख भी सकते हैं। मान लीजिए मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आप कभी भी उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो जितने भी मुगल काल के पार्ट बनेंगे वो सारे उसमें आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।